नमस्कार नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, नमस्कार है। सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। जितने भी भाई एवं बहनें, जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इंडिया देश के अंदर ईएसआईसी के अंदर यूपीएससी द्वारा एक रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर का 1900 प्लस वैकेंसियों पर आउट हो गया है, जो कि 7 मार्च इवनिंग में आउट हुआ था। जिसको लेकर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी कितना होगा, ये पोस्ट होती क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इस पोस्ट के लिए, सिलेक्शन कैसे होगा, बेसिकली इस पोस्ट पर एक एग्ज़ाम होगा, ये नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट होती क्या है, उसके अलावा यहाँ पर करना क्या होता है इस पोस्ट पर काम, सिलेक्शन प्रोसेस में जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसके अलावा हमें और क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, और कैटेगरी वाइज क्या कोई वैकेंसी आती है इसके अंदर, अगर आती है तो क्या रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, और हमें अप्लाई करने किधर जाना होगा, सारी चीज़ों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले आप अगर इंडिया में कर्नाटका से, केरला से, असम से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा, तेलंगाना या किसी भी यूटी या किसी भी स्टेट से है पूरे इंडिया देश में, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। इंडिया में किसी भी जगह से, पूरे भारत में किसी भी स्थान से अगर आप सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो खास है, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस होगा। फॉर्म भरने से लेकर आप लोगों को जो ये वैकेंसियाँ मिलनी हैं उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में कवर होगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो में सुनने आए हैं सभी लोगों का स्वागत है, और इंडिया के लोगों के लिए तो खासकर ये वीडियो खास रहेगी। तो इंडिया के जितने भी लोग सुन रहे हैं वीडियो में आगे तक रहना ज़रूर, सारी बातें समझना, अगर समझ आ जाए तो जाकर अप्लाई कर देना। इसके लिए बीएससी जैसी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, डिग्री चाहिए होती है इस फील्ड के लिए। अगर आप लोग भी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट लेना चाहो इंडिया देश में, जिसकी वैकेंसियां हर साल हज़ारों में आती हैं, आपको बता दूं नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी जो है यूपीएससी का ईएसआईसी निकालता है हर साल। इसके अलावा उसके अलावा आपका एम्स, जो इंडिया देश के एम्स हॉस्पिटल हैं, वो भी नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी 4000 के करीब निकाल देते हैं। तो यानी 6000 वैकेंसी तो ये हो गए, और अगर हम इधर उधर से और जगहों से मान लें तो करीबन पर ईयर 10,000 प्लस वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की इंडिया देश में निकल आती है। हर स्टेट के, हर यूटी या फिर हर स्टेट में, हर यूटी में इंडिया देश के कम से कम 10,000 प्लस वैकेंसी हर साल निकल के आ ही जाती है नर्सिंग ऑफिसर की। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी लेना चाहो, मिनिमम बता रहा हूँ, मतलब 10,000 प्लस वैकेंसी निकल ही आती है, जिसमें से 2,000 तो ये आई हैं यूपीएससी में, ईएसआईसी में। इसके अलावा 4,000 के करीब नॉर्सेट में डाली हैं, और टोटल आप मिलाए तो 6,000 तो ये हो जाती है। और अगर और जगहों से भी कंबाइन कर लें, किसी स्टेट, किसी यूटी के अंदर, तो करीबन 10,000 प्लस यानी 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी ये टोटल निकल जाती है मिनिमम पूरे ईयर में यूपी, वो आपके इंडिया देश में। ठीक है जी। अभी हम इस वीडियो में नोटिफिकेशन कवर करेंगे। अप्लाई लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है, वेबसाइट लिंक, अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन लिंक आपके लिए। वेबसाइट और ये सारा कुछ जो भी है वो सब वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से देख लेना और अप्लाई कर लेना। सबसे पहले यूपीएससी के वेबसाइट पर ही व्हाट्स न्यू के सेक्शन में आपको नोटिफिकेशन नंबर 5 दिखेगा, इसको आपको खोल लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन देखना होगा। इसके अलावा आपका यूपीएससी ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी नोटिफिकेशन आ चुका है पीए को लेकर। पर्सनल असिस्टेंट का जो वैकेंसी था आप लोगों का, जिसके अंदर 330 प्लस वैकेंसी बताई जा रही थी, वो भी आ गई हैं। 330 के करीब करीब वैकेंसी हैं, वो 323 है आई थिंक। तो ये करीबन इतनी वैकेंसी जो है वो भी आपकी आ चुकी हैं। ईपीएफओ पीए की, उसका नोटिफिकेशन मैं अलग डिस्कस करूँगा, ये अलग डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुन लें, और अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर कर दें, और पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में इस नोटिस को, इस वीडियो को सर्कुलेट कर दें कि लोग समय से इस पर अप्लाई कर ले। चलिए, सबसे पहले आप देखिए, आपके स्क्रीन पर यूपीएससी का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर व्हाट्स न्यू के सेक्शन में नोटिफिकेशन दिख जाएगा। नहीं मिले तो फिर आप वीडियो के नीचे से भी देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट सेक्शन में भी आपको दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट जो भी आए हुए हैं। ठीक है जी, इस तरीके से देखना होगा। इसमें यूपीएससी में सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है ओटीआर, इस वैकेंसी का फॉर्म डालने के लिए। तो पहले ओटीआर होगा, उसके बाद ही
फॉर्म अप्लाई होगा। इतना समझ आ रहा होगा सभी लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। देखिए भाई ये नोटिफिकेशन आपके सामने आगे लिखा है रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 52/24, ये इसका पूरा ये सीरियल नंबर है। तो ये वाले नोटिस में आपको आना होगा। वो जो आपको भी मैंने दिखाया वेबसाइट पे वो वाला नहीं है, उसके अलावा है ये 52/2024 नोटिफिकेशन नंबर है। कह रहे हैं ऑनलाइन इनवाइट कर रहे हैं हम स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। इन्होंने देखिए पोस्ट कौन सी बताई है, देखो बता दूं। यहाँ पर ये वैकेंसी का नंबर इन्होंने दे दिया है। इन्होंने कहा है 1930 वैकेंसी इन्होंने टोटल निकाली, यानी कि करीबन 1930 वैकेंसी टोटल है। 1930 वैकेंसी टोटल है नर्सिंग ऑफिसर की, जो की जाएंगी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंदर। इसके अंदर आपकी जो है वैकेंसियाँ जाएंगी, जो कि इंडिया देश की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। जैसे आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इस तरीके की जितनी मिनिस्ट्रियां हैं इंडिया देश में, इंडिया कंट्री में, भारत देश में, उसी में से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नाम का एक मिनिस्ट्री है। उसके अंदर एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंदर ये वैकेंसी है। ठीक है, अब आप पूछोगे वैकेंसियों में रिजर्वेशन है क्या, तो जनरल के लिए 892 हैं। वहीं अगर EWS कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसके लिए 193 वैकेंसी हैं। OBC के लिए 446, SC और ST और डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए लिखी हुई है। एक चीज़ और कहूँगा, आप अगर इनमें से किसी भी फील्ड में आ रहे हैं, किसी भी रिजर्वेशन में आ रहे हैं, तो आपके ऑल इंडिया बेस्ड रिजर्वेशन होंगे। मतलब आप किसी भी स्टेट और किसी भी एरिया के अगर पूरे इंडिया देश में किसी भी वर्ग में आ रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन उसका मिलेगा, चाहे डिसेबिलिटी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 168 वैकेंसी रिजर्व करी गई है यहाँ पर कैंडिडेट जो कि डिसेबिलिटी से बिलोंग कर रहे हैं। 68 इन्होंने करेक्शन कराया। देखिए डिसेबिलिटी वालों की टोटल वैकेंसी 168 है। अगर आप डिसेबिलिटीज़ में आते हो, अगर आपको कम दिखता है, नहीं दिखता है, नहीं बोल पाते, नहीं सुन पाते या नहीं देख पाते या कोई और डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए आप लोगों की जो भी वैकेंसी हैं वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं कि किसकी कितनी कितनी वैकेंसी है। इन्होंने बता रखी है डिसेबिलिटी वाली। ठीक है भाई, तो डिसेबिलिटी वाले अपनी वैकेंसी यहाँ से समझ लें। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर इन्होंने फुल फॉर्म भी दी है कि किस डिसेबिलिटी की क्या क्या फुल फॉर्म है। अगर मान के चलो किसी का एक आर्म अफेक्टेड है तो उसकी जो डिसेबिलिटी है वो होगी OL, वन आर्म अफेक्टेड, तो उसका फुल फॉर्म वो यहाँ से देख सकता है। तो इस तरीके से आप देख लेना। पे स्केल में आपको बताया तो लेवल 7th CPC में जो आपकी सैलरी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि 7th CPC हुआ था, और इसके अंदर जो भी आप लोगों का सैलरी बने हैं उसके हिसाब से लेवल 7 में जो सैलरी आता है वो आपको मिलेगा। यानी करीबन अगर आप मेरे से पूछो तो सैलरी आपको मैं बता देता हूँ वैसे इसमें कितना होगा, मैं आपको एक्चुअल देखकर ही बता देता हूँ इसके अंदर। देखो भाई मैं आपको सैलरी क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लें। अच्छा चलिए, तो मतलब करीबन आप लोगों का 45,000 प्लस सैलरी होगा पर मंथ में, शुरुआती तौर पर होगा। यानी कि करीबन आप, हाँ देखिए लेवल 7 मतलब ये हो जाता है आप लोगों का 45,000 से लेकर 1,40,000, यानी करीबन आपको 50,000 50,000 रुपीज़ पर मंथ होंगे शुरुआत में ही। यानी करीबन आप लोग जब 1-2 साल काम कर लोगे तो आप लोग जो है देखोगे कि आपकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख के करीब पर मंथ आ रही होगी। शुरू में ये 50,000 रुपीज़ पर मंथ से शुरू होगी और ये धीरे धीरे जो है आप लोगों की आगे आगे इसमें बढ़ रही होगी। तो समझ रहे होंगे आप लोग, शुरुआती तौर पर 50,000 रुपीज़ से शुरू होनी है और धीरे धीरे ये आपकी बढ़ रही होगी। तो ये लेवल 7 का सैलरी है 7 CPC में। एक वीडियो में आपको दूंगा कि भाई 7 CPC में किस किस की कितनी सैलरी है, वो आपको अलग दूंगा, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। और वैकेंसियों को लेकर मेडिकल स्टैंडर्ड होता है कहीं कहीं पे, तो मैं उसका वीडियो भी अलग दूंगा। अभी इतना समझिए कि जो एज लिमिट है नर्सिंग ऑफिसर में वो ये है कि इसमें आपको सैलरी जो मिलेगी वो 50,000 रुपीज़ प्लस 50,000 रुपीज़
रुपीज़ पर मंथ प्लस मिलनी है, लगभग 1,50,000 तक की रहेगी, इसके बीच में ही आएगी करीबन। और शुरुआत में ही 50,000 रुपये मिलने लगेंगे। 30 एज चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। जनरल EWS वालों को मैक्स टू मैक्स, और OBC वालों की 33, और SC ST वालों का जो है आप लोगों का 35 और 40 इसमें डिसेबिलिटी वालों के लिए। इसमें बता दूं कम से कम एज 18 होनी चाहिए। अगर 18 प्लस हैं और 30 तक हैं, इसके बीच में आ रहे हैं तो आप ले सकते हैं वैकेंसी। अगर आप 30 प्लस हैं और अगर आप SC ST हैं तो 35 तक भी ले सकते हैं इस वैकेंसी को। तो ये इसमें एज क्राइटेरिया है, तो इसको आप यहाँ से समझ लेना। हाँ, इसके ऊपर अगर आप रिजर्वेशन के बाद भी, रिलैक्सेशन के बाद भी अगर आप लोगों की एज और ज़्यादा है तो आप नहीं ले सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है, कैंडिडेट ने BSc ऑनर्स नर्सिंग में किया हो, BSc ऑनर्स इन नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से रेगुलर कोर्स किया हो उसने, BSc नर्सिंग का भी किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से पूरे इंडिया में या दूसरे देशों में भी अगर हो गया है तो भी, मतलब अगर वो रिकॉग्नाइज, मतलब किसी भी ऐसे संस्थान या संस्था से पढ़ा हुआ है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो फॉर्म भर सकता है। रिकॉग्नाइज्ड मतलब ये होता है जिसको UGC या AICTE, या फिर अगर नर्सिंग काउंसिल का है तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल अगर उसको रजिस्टर्ड कर रखी है, मतलब बेसिकली जो भी काउंसिल है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस फील्ड का, उस कोर्स के लिए इंडिया देश में जो उसको रिकॉग्नाइज करता है, अगर उस इंस्टीट्यूट से अगर कैंडिडेट पास आउट है तो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए आप लोगों को नर्स या फिर नर्स एंड मिडवाइफ के अंदर, जो कि आप लोगों को स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट डिग्री वाला नहीं है, डिप्लोमा वाला है, जैसे कि उसका डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग वाइफरी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ काउंसिल द्वारा, तो भी वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर कोई डिप्लोमा वाला कैंडिडेट होगा तो उसको इतना याद रखना है कि डिप्लोमा तो उसका है, उसके साथ वो रजिस्टर्ड भी है नर्सिंग काउंसिल में, इसके साथ साथ उसको जो है एक्सपीरियंस चाहिए होगा, 1 साल का एक्सपीरियंस उसका चाहिए होगा कि वो कम से कम 50 बेड वाले स्कूल में, बेड वाले हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में वो काम करके आया हो जिसमें 50 बेड थे कम से कम, और उस हॉस्पिटल में उसका एक्सपीरियंस रहा है, तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, उसका 1 साल एक्सपीरियंस लगेगा डिप्लोमा वाले का, डिग्री वालों से एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। अब ड्यूटीज़ आपको बता देता हूँ कि भाई नर्सिंग ऑफिसर करता क्या है। जो हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं उनकी केयर करना, गिव एक्सपर्ट बेड साइड केयर टू पेशेंट, मतलब कि उनको एक्सपर्ट बेड साइड केयर देनी होती है पेशेंट को, एंड परफॉर्म करना होता है स्पेशल टेक्निकल ड्यूटीज़ इन एरिया लाइक ऑपरेशन थिएटर्स और इंटेंसिव केयर यूनिट्स और क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ और नर्सिंग और ICU और CCU और लेबर रूम एक्सेट्रा, इन सब में जो भी आपके सुविधाएं देनी होती हैं पेशेंट को, वो देनी होंगी आपको। इंश्योर करना है कि प्रॉपर एडमिशन हो गया है कि नहीं, ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, पेशेंट सही तरीके से एडमिट हुआ है कि नहीं हुआ, डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ। ऑब्जर्वेशन करना है कि चेंजेस इन पेशेंट्स कंडीशंस, कि भाई ऑब्जर्व करना है कि जो पेशेंट आया है हॉस्पिटल के अंदर उसकी कंडीशन में चेंज हुए कि नहीं हुए, जैसे कि, और मेकिंग बेड्स डेली, और इसके अलावा आपको बेड जो है डेली तैयार करने हैं, बेड जिसके ऊपर पेशेंट जो है आराम करेगा। इसके अलावा मेंटेन करना है रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर, पल्स, और इसके अलावा BP इनटेक आउटटेक, और इसके अलावा मेडिसिन एंड इंजेक्शंस एडमिनिस्ट्रेटेड इंसर्ट एंड फिक्स IV कैन्यूलस। इसके अलावा गिव ओरल मेडिकेशंस एंड IV एंड IM इंजेक्शंस आपको देने होंगे एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, अगर डॉक्टर ने कहा है तो। ठीक है, उसके अलावा ड्रॉ ब्लड फॉर इन्वेस्टिगेशन और मेंटेन पोषण स्केड्यूल ड्रग रजिस्टर्स। इसके अलावा मेंटेन इमरजेंसी ट्रेज, और इसके अलावा स्टेरिलाइजर, और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट इन वर्किंग कंडीशन, टीचिंग ड्यूटीज़ और एनी अदर ड्यूटी अगर कोई असाइन होती है बड़े ऑफिसर द्वारा, तो वो बेसिकली ये है कि नर्सिंग ऑफिसर को पेशेंट से जुड़े हुए सारे काम करने हैं, और अगर उसको कोई बड़ा ऑफिसर कुछ काम दे रहा है तो वो भी उसको करना है। ये पोस्ट जो है परमानेंट होगी, मतलब आपको ESIC परमानेंट जॉब पर रखेंगे। हालांकि इस पर इतना ध्यान रखें, ये ना तो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट में नहीं आता, और एक ग्रुप B का पोस्ट है। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो ESI कॉरपोरेशन, पंचदीप भवन, CIG मार्ग, न्यू दिल्ली, विद लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है जी, तो मतलब समझ रहे होंगे हेडक्वार्टर कहाँ है, वो आप समझ चुके होंगे। शुरुआती 2 साल आपके, आप मान सकते हैं
कि आप टेम्पररी हैं बेसिकली, अगर 2 साल सही से काम नहीं करेंगे तो वो उस समय निकाल सकते हैं, जो कि आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय ESIC एज पार्ट ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। तो सक्सेसफुली आप लोगों को शुरुआती 2 साल निकालने होंगे, उसके बाद ये वैकेंसी आपकी परमानेंट आप मान सकते हैं। कुछ अदर कंडीशंस लिखी हैं, उसको रीड कर लेंगे आप यहाँ पर। मान ले वो द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट जो कि पहले से ही स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, तो उसके बारे में इन्होंने कुछ बातें कही हैं कि उसकी अपॉइंटमेंट होगी या नहीं होगी। अब फॉर्म भरने की डेट है 7 मार्च से फॉर्म शुरू हो गए हैं और ये 27 मार्च को फॉर्म क्लोज होगा शाम में 6 बजे में, यानी कि 6 बजे को ये 27 मार्च में फॉर्म बंद हो जाएगा। और वहीं 28 मार्च से 3 अप्रैल के बीच अगर कोई भी गलतियां हुई हैं फॉर्म में तो सुधारी जा सकती हैं। अब वो सारी गलतियां नहीं इंक्लूड होंगी, कुछ गलतियां ऐसी होंगी जिसको आप लोग फॉर्म में अगर कर दे रहे हो तो सुधार सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर, तो उसको थोड़ा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब बात आती है स्कीम एंड सिलेबस। ये रिक्रूटमेंट के लिए आपका एक एग्जाम होगा, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं इस रिक्रूटमेंट के लिए एक एग्जाम जो होना है वो पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। मतलब कि पेन पेपर बेस्ड मतलब लिखित रिटन एग्जाम होगा कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जो कि कमीशन 7 जुलाई में करा लेगी। आप देखिए इनका फॉर्म मार्च में क्लोज हो गया, अप्रैल आपके पास आ गया, अप्रैल मई जून ये 3 महीने आपके पास प्रिपरेशन, और जुलाई में इसमें एग्जाम हो जाएगा। स्कीम और सिलेबस क्या रहेगा इस रिक्रूटमेंट एग्जाम का वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखोगे इसमें आपका 2 घंटे का पेपर चलेगा, सारे क्वेश्चन बराबर इक्वल मार्क्स के होंगे। टेस्ट जो रहेगा विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब 4 या 5 ऑप्शन होंगे हर क्वेश्चन में, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। मीडियम टेस्ट का इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आएगा और देयर विल बी पेनल्टी रॉन्ग आंसर की। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे तो उसमें पेनल्टी रहेगी 1/3 की। मतलब अगर किसी क्वेश्चन को सही करने के अगर हम 2 नंबर देंगे या 3 नंबर दे रहे हैं तो गलत करने पर 1 नंबर हम काट लेंगे, अगर 3 सही करने पर दे रहे हैं मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और अगर किसी का आंसर आपने नहीं करा है तो उस क्वेश्चन में आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें आपको 0 नंबर देने हैं। सिलेबस में मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस इस तरीके से रहेगा। टॉपिक कौन कौन से आएंगे तो नर्सिंग फाउंडेशन और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडिंग पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी, और नर्सिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी और पेडियाट्रिक नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनाटॉमी और इसके अलावा साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी, सोशोलॉजी और न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ये 16 टॉपिक आपके आएंगे इस पेपर में। वेटेज बता दूं 100% वेटेज विल बी अकॉर्डिंग, सारे टॉपिक्स की पूरी वेटेज है कि सभी आएंगे। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये एग्ज़ाम कहाँ पर होगा तो ये एग्ज़ाम पूरे इंडिया देश के अलग अलग शहरों में बड़े एरिया में होगा। जैसे कि आपको बता दूं इंडिया देश में एक जगह है अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, ऐजावल और अजमेर, अलीगढ़, अल्मोड़ा उत्तराखंड स्टेट का, अनंतपुर और औरंगाबाद महाराष्ट्र स्टेट का, बरेली और बेंगलुरु, भोपाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ और चेन्नई कोयम्बटूर, इसके अलावा कटक और देहरादून, दिल्ली, धर्मशाला और इसके अलावा धनबाद और दिसपुर, फरीदाबाद, गंगटोक और इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, गया, गाजियाबाद। इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से डाली हैं सारी लिस्टों के नाम, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से देख सकते हैं ABCD के तरीके से जा रहे हैं ये। गोरखपुर, गुरुग्राम, ग्वालियर, हैदराबाद, तो इतनी जगहों पर एग्जाम होगा। तो बेसिकली इनके जो एग्जाम सेंटर की संख्या होगी, बेसिकली ये लोग 80 बड़े सिटी या बड़े डिस्ट्रिक्ट या बड़े एरियाओं में एग्जाम कराएंगे। तो करीब आप मान सकते हैं कि 300 से ज़्यादा सेंटर आपको इस एग्जाम पे देखने को मिल सकते हैं पूरे इंडिया में। ये एग्जाम 7 जुलाई को होना है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पर, जिसके अंदर 1930 लोगों की रिक्रूटमेंट होनी है डायरेक्ट ESIC के अंदर, जिसके अंदर UPSC इसके अंदर फॉर्म भरवाएगा और रिक्रूटमेंट करवाने का काम करेगा। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये आप सारा कुछ रीड कर सकते हैं। इन्होंने एक चीज़ और यहाँ लिखी है, जो सेंटर है आप लोगों को चूज़ करने पड़ेंगे जब आप फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, आपको इतना बता दूं, यहाँ पर इन्होंने बोला है एक चीज़ ये बोली है कि चेन्नई, दिसपुर और कोलकाता और नागपुर को छोड़कर एप्लीकेंट शुड नोट दैट देयर विल बी सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अलोकेटेड टू ईच ऑफ द सेंटर एक्सेप्ट। ठीक है,
इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को हम कहीं भी भेज सकते हैं, वो अपना सेंटर तो बता ही देगा फॉर्म में। हालांकि उसको आपको बता दूं, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर विल बी फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, फीफो वाला चलेगा, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, FAFO, ये फैफो चलेगा बेसिकली बेसिस पर। मतलब जो कैंडिडेट पहले फॉर्म भरेगा उसको अपनी मर्जी के सेंटर्स पर एग्जाम देने का ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग जो जैसे जैसे फॉर्म भरता जाएगा वैसे वैसे उसकी मर्जी से उसको सेंटर मिलते जाएंगे। जो लास्ट डेट में फॉर्म डालेगा तो उसको हो सकता है कि यहाँ पर उसकी मर्जी का सेंटर ना मिले। इसमें फॉर्म लोग हज़ारों में भरते हैं हर साल ही, वो सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये है क्या चीज़, ESIC, ये है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नाम का हॉस्पिटल के अंदर आने वाली ये हॉस्पिटल के अंदर आने वाला कॉरपोरेशन है। इसके अंदर इनको नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूट करना है, जिसके बारे में बता रहे हैं। इंडिया देश में रिक्रूटमेंट होगी, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने बताया कि क्या कुछ बताया, तो वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा आगे चलूँगा इसी के अंदर। सिटीजनशिप की बात कर ले दोस्तों, इंडिया का नागरिक हो, इंडिया देश का नागरिक नहीं भी है, अगर वो नेपाल और भूटान देशों से अगर है या फिर तिब्बत एरियाओं से अगर इंडिया में आया है 1 जनवरी 1962 वाले दिन या उससे पहले ही आ गया है, उसके परिवार का कोई भी बड़ा पूर्वज, तो अगर वो उस फैमिली से आता है तो वो बेसिकली वो इस वैकेंसी पर एलिजिबल है। ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कि केन्या, युगांडा और तंजानिया, और इसके अलावा ज़ेर और ज़ैम्बिया, मलावी और एथियोपिया, वियतनाम जैसे अगर एरियाओं से अगर आप आ गए हो इंडिया में और परमानेंटली इंडिया में ही सेटल्ड हो, तो आप वैकेंसी पर एलिजिबल हो, ठीक है भाई। इंडिया का सिटीजन होना जरूरी नहीं है, आप दूसरे देश से भी अगर हो, इंडिया देश में आ गए हो और परमानेंट तौर पर रहते हो और आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ्स है, तो आप वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पर आप देख लेना, जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं उसको एक बार रीड कर लेना। एज लिमिट मैंने बता दी है, क्वालिफिकेशन बता दी है, सैलरी मैंने बता दी है, वैकेंसियों की मैंने संख्या कैटेगरी वाइज क्लियर कर दी है, एग्जाम के टॉपिक्स यानी सिलेबस क्लियर कर दिया है। डिटेल्ड सिलेबस इसमें हो सकता है इसी नोटिस में हो। इसमें देखिए रिजल्ट आता है जैसे ही आप लोगों का इस रिटर्न एग्जाम का, उसके बाद द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड अ लिंक। तो अब इसके अंदर DAF फॉर्म आता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। बेसिकली आपका ये एग्जाम निकल जाता है तो वो जो लोग पास कर जाएंगे इस एग्जाम को, उनसे DAF फॉर्म भरवाया जाता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उस फॉर्म की मदद से ही लोगों को फिर उसी हिसाब से वैकेंसी अलॉट करी जाती है कि उनको किधर वैकेंसियां मिल रही हैं। DAF फॉर्म भरवाया जाएगा। कैंडिडेट को इतना ध्यान रखना है कि वो अपनी सारी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ मेंशन जरूर करे। अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन में उसको याद रखना है। जितना भी कुछ मांग रहे हैं, अगर एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं तो होना ही चाहिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कितने लगेगी, तो जितने भी कैंडिडेट इस पर फॉर्म भरेंगे आर रिक्वायर्ड टू पे, सिर्फ 25 रुपीज़ लगेंगे ओनली, अदर बाय रिमिटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ द SBI बाय कैश, बाय यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी या किसी भी बैंक की वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट, डेबिट और UPI पेमेंट, मतलब किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकता है कैंडिडेट। उसके सिर्फ 25 रुपीज़ ही लगने हैं, ठीक है। कैंडिडेट जो लोग मान के चले, जो लोग जनरल से हैं या बाकी अनरिजर्व्ड से हैं तो 25 रुपये, और अगर आप SC ST और अगर डिसेबल्ड हो तो आपसे फ़ीस लगनी ही नहीं है, और बाकियों से लगनी है तो 25 रुपये ही लगेगी। वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। एप्लीकेंट को इतना याद रखना है कि वो अगर वो ऑप्ट करता है कि उसको कैश से पेमेंट करना है तो वो एक अपनी स्लिप जनरेट करेगा, उसके बाद वो कैश से भी पेमेंट कर सकता है, ठीक है। उसको जाना पड़ेगा SBI के ब्रांच में, जो भी उसके आसपास SBI का ब्रांच हो, वहाँ पर जाके अपनी जो फीस है वो डिपॉजिट कर सकता है। जैसे अगर उसका स्लिप जो है उसकी जो जनरेट हो गई है आज फीस के लिए, तो वो अगले दिन जाकर बैंक की ब्रांच में, अपने आसपास SBI के ब्रांच में जाकर जो है पेमेंट जमा कर सकता है। इंडिया देश के अंदर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर SBI ब्रांच हैं, तो आप आसानी से पेमेंट जाकर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, ठीक है जी। तो आपको बता दूं, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपके पास यहाँ पर जो फीस भरने का समय है ऑफलाइन में, यानी कि चालान वाले तरीके से या फिर कैश वाले तरीके से, तो इसके लिए आपके पास सिर्फ 26 मार्च तक का समय, यानी कि आपके पास एक दिन कम है। अगर ऑफलाइन देखिए, नो अदर ऑफलाइन ऑप्शन बट ऑफ्ट ऑनलाइन पेमेंट, तो ठीक है। तो देखिए, ऑनलाइन वालों के पास एक दिन एक्स्ट्रा है, ऑफलाइन वालों के पास सिर्फ 26 मार्च लास्ट दिन है पेमेंट का। तो अगर पेमेंट ऑफलाइन में कर रहे हो तो 26 मार्च, और ऑनलाइन करोगे तो 27 मार्च। फॉर्म एक्सेप्टेंस का लास्ट समय 27 मार्च रहेगा। वो फीस किसी भी SC ST और महिलाओं से नहीं लेंगे। महिलाएं मतलब अगर कोई महिला जनरल से भी फॉर्म डाल रही है इस वैकेंसी पर तो उससे फीस चार्ज नहीं होगी, ये कंडीशन इन्होंने यहीं लिख दिया है। मतलब महिलाएं तो फ्री में ले सकती है वैकेंसी। पुरुषों की बात आ जाती है, पुरुषों में भी अनरिजर्व वालों से फीस 25 रुपये की चार्ज होनी है,
ठीक है। फीस भरने के बाद वापस नहीं आएगी तो सोच समझ के भरना, अगर ये एग्जाम निकाल सको तभी भरना। कंसेशन और रिलैक्सेशन मिलेगा ऑल इंडिया बेस में लोगों को, अगर वो रिजर्वेशंस में आते हैं तभी, ठीक है। तो बाकी ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको रीड कर सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा सारा कुछ। और डिसेबिलिटी में कौन लोग आते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको एक बार रीड कर लेना। कैसे अप्लाई करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएससी की वेबसाइट पे OTR होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको वो करना पड़ेगा, उसके लिए वीडियो पहले ही मिल रखा है आप लोगों को, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन समझ लें पहले, OTR जाके समझ लें। OTR मैंने आपको जब CSE का फॉर्म भर के दिया था IAS वालों का, तो IAS और फिर IPS या फिर ऑडिट वाले, फाइनेंस वाले, जो बेसिकली आपके सिविल सर्विस में जाते हैं, उनके लिए जब मैंने रजिस्ट्रेशन दिया था तो उसी वीडियो में आप समझ सकते हैं OTR। उसके बाद इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। कैंडिडेट को करना क्या होता है, अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, वो ये सारी डिटेल डालता है वो, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर, कुछ जनरल और कॉमन सी डिटेल डालकर वो रजिस्ट्रेशन कर लेता है। और रजिस्ट्रेशन के बाद उसको वैकेंसियों का फॉर्म भरना होता है अलग अलग से, वो उसको अलग से फिर लॉगिन करके करना होता है। तो OTR कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है पहले ही, तो उसका देख लेना वीडियो। बाकी यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। OTR के बाद आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। OTR एक ऐसी डिटेल्स होती है जिसमें करेक्शन नहीं होता, अगर होता भी है तो एक ही बार होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉर्म भरोगे तो अपना फोटो, सिग्नेचर, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट सही से अपलोड करना है। इसके अलावा अपनी डिटेल सही से डालनी है। आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उसके लिए कैटेगरी अपनी सही से डालें, क्वालिफिकेशन डिटेल सही से डालें। इसके बाद जब फॉर्म जमा कर रहे हैं तो फीस पेमेंट सही से कर लें, और उसके बाद जब फॉर्म जमा कर दें तो प्रिंट जरूर निकाल लें, इतना जरूर करना, ठीक है जी। तो जो कैंडिडेट क्लेम कर रहे हैं कि चेंज है उनके नाम में 10वीं के बाद, या फिर मैरिज ऑन मैरिज, उनके आफ्टर मैट्रिकुलेशन ऑन मैरिज या री मैरिज और डिवोर्स, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड। देखिए जो लोग क्लेम कर रहे हैं, जैसे मान के चलो अगर इन केस ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन, मतलब कि मान के फोटो कॉपी ऑफ हस्बैंड्स पासपोर्ट्स शोइंग नेम ऑफ स्पूसेस और एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार। मतलब बेसिकली ये है, जो लोग क्लेम मार रहे हैं, जो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे 10th सर्टिफिकेट में जो नाम था उसके बाद हमारा 11th में या 12th में या आगे चल के हमारे सर्टिफिकेट में नाम चेंज हुआ है, तो ऐसे लोगों को करना क्या होगा, उनको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। इन केस मान के चलो इन केस ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन, मतलब कोई ऐसी महिला है जिसकी शादी हो गई है, तो वो महिला को क्या करना पड़ेगा, अपने हस्बैंड की पासपोर्ट की जो है फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, जिसपे साफ साफ नाम दिख रहा हो जीवन साथी का, और अटेस्टेड कॉपी लगानी पड़ेगी मैरिज सर्टिफिकेट की, जिसको रजिस्ट्रार ने इशू करा हो, या एफिडेविट आपका जो रहेगा हस्बैंड वाइफ का लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको सिंपल कहना चाह रहा हूँ यही कि अगर आपके 10th पास करने के बाद, अगर आपका बेसिकली आपने 10th क्लास पास आउट कर लिया है और उसके बाद आप देखते हो कि आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे जो नाम था वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ चेंज हुआ है, स्पेलिंग में चेंज हुआ है, सपोज 12th में चेंज हो गया, या फिर मैरिड या फिर डाइवोर्स यानी री मैरिज के समय पे आपका नाम में कोई चेंज वगैरह आया है, तो आप लोगों को क्या कुछ करना होगा, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये आप ये देख सकते हो। ये सब फॉर्म में ही लगाने होंगे, ठीक है। तो रेडी कर लेना, इसीलिए कहता हूँ कि ये चीज़ तो भाई फॉर्म जब आते हैं तो तुरंत भरना होता है, तो इसलिए इसको पहले से ही रेडी करके रखना होता है, साल भर पहले से ही, ठीक है जी। तो सारी चीज़ें लिखी हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर किसी का नाम चेंज हुआ है, बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। अब आप लोग बोलेंगे SC/SC सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, यानी कि इंडिया देश की सरकार वाला लगेगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया रिजर्वेशन हो रहा है, तो आपका जो सर्टिफिकेट लगना है वो ऑल इंडिया का ही लगेगा, यानी कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट समझ लेना। नोट में 2 पॉइंट लिखे हैं, इसको आप देख सकते हैं। अभी देखिए इस रिक्रूटमेंट में सिर्फ एक एग्जाम होना है जो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। मान के चले आप एग्जाम को सही से नहीं कर रहे हैं, एग्जाम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन होंगे जो कि यूपीएससी या फिर रिक्रूटमेंट बॉडी ESIC आपके विरुद्ध लेगा, अगेंस्ट लेगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ लिखी हैं। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट की अगर उसने मिसकंडक्ट जैसी सिचुएशन अराइज करी है तो क्या कुछ होगा वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। एग्जाम हॉल में क्या नहीं लेके जाएंगे वो यहाँ लिखा है। आपका एग्जाम पेन पेपर मोड में होगा। बेसिकली मतलब ये है कि आपको रिटन एग्जाम देना है, और ये एग्जाम जो रहेगा वो आप लोगों का
MCQ में होगा। मतलब यह है कि ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पर नहीं होगा, ये पेन पेपर मोड में होगा, यानी कंप्यूटर पे तो होना नहीं है। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम पेन पेपर मोड में होना है और MCQ में होना है, तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम आप मान सकते हैं कि OMR में भी हो सकता है। या तो OMR में होगा या फिर आप लोगों का लिखवा कर होगा कि भाई किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। बेसिकली ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पर नहीं होगा। दूसरा, ये एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये एग्ज़ाम MCQ के साथ मिलेगा, हर क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलेंगे, तो इस तरीके से होगा। अब पिछली बार का देख लेना कि पिछली बार OMR पर हुआ था या फिर रिटर्न में ही उनसे आंसर लिखवा लिखवा के हुआ था कि इसका A है, इसका B ऑप्शन, इसका C, किस तरीके से हुआ था देख लेना। जो पिछली बार चला था वही चलेगा। 23 और 22 वालों का ही सेम चलेगा, इधर भी सेम वही एग्जाम पैटर्न चलेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है वो इन्होंने यहाँ दे रखा है, तो आप यहाँ से समझ लें। हालांकि मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो वो भी आपको समझ आ ही गया होगा। अब बात आती है स्पेशल इंस्ट्रक्शन है आप लोगों को कैसे एग्जाम देना है, तो इन्होंने सारी चीज़ें लिखी है, ये देख लो आप ध्यान से। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन पेपर दिखेगा। इस तरीके पूरी जो क्वेश्चन पेपर की शीट होती है वो इस तरीके से दिखेगी, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब बात आती है, मान के चलो आप लोग अगर फिजिकली डिसेबिलिटी में आ भी रहे हो, प्लस आपके पास फिजिकली लिमिटेशन भी है, बेसिकली आप लोग डिसेबल्ड हो कि अपना खुद का एग्जाम नहीं कर सकते और आपको ये वैकेंसियाँ लेनी है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, एक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं इस फॉर्म के अंदर जब आप अप्लाई करोगे, जिससे कि आप लोगों को एक स्क्राइब अलाउड हो जाए। बेसिकली ये आपका सर्टिफिकेट इस चीज़ का है कि भाई आप लोग फिजिकली लिमिटेड हो, कि भाई आप लोग खुद अपना एग्जाम नहीं कर सकते, कि आप सर्टिफाइड कर रहे हो कि मैं जो है, मेरा नाम ये है और मैं एक बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ में आता हूँ और मैं किसी डिसेबिलिटी के कारण अपना एग्ज़ाम खुद नहीं कर सकता हूँ, तो इसका जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर सिविल सर्जियन, और इनमें से जो भी ये नाम लिखे हुए हैं इनके द्वारा अगर वेरीफाइड है, तो आप लोगों का सर्टिफिकेट आप लगाकर आप अपना एग्ज़ाम किसी दूसरे से करवा सकते हो। ठीक है, ये सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट रहेगा कि आपको ये अंडरटेकिंग देना होगा कि आप खुद का सेकंड पर्सन की मदद से एग्ज़ाम करा रहे हो, स्क्राइब से करवा रहे हो, तो वो सर्टिफिकेट ये रहेगा। ये उनके लिए होता है, बेसिकली आप अगर डिसेबिलिटी में हो और आप अपना एग्ज़ाम खुद नहीं कर सकते हो, तो सेकंड पर्सन से अपना एग्ज़ाम करवा सकते हो। उसके लिए अंडरटेकिंग देनी होती है कि आप जो है यहाँ पर खुद का स्क्राइब यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग दोगे तो आपको अलाउड हो जाएगा। और ये कब देना होता है, जब आप फॉर्म अभी भरोगे तभी ये सब देना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से कम की है, तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है, और ये वाली है आप लोगों के लिए अंडरटेकिंग है कि पर्सन स्पेसिफाइड कर रहा है कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो नहीं कवर होती 40% से कम के अंदर। ठीक है, तो उसको ये वाला सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो सबके कास्ट सर्टिफिकेट अलग होंगे, डिसेबिलिटीज़ वालों के अलग होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूँ मैं इसी के अंदर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट कुछ इसमें लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ये एग्जाम से जुड़ा हुआ प्रोसेस लिखा है, कैसे अप्लाई करेंगे वो लिखा है, OTR से जुड़ी हुई बातें कुछ इन्होंने यहाँ पर डाली हुई है। देखिए, अपने रजिस्ट्रेशन में आप हर डिटेल्स को चेंज नहीं कर सकते, कुछ ही चीज़ों में चेंज होता है OTR में, तो किस में होता है वो आप रीड कर सकते हैं, वो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर्म की डेट आप समझ गए, गलत आंसर पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा हो, गलतियाँ उससे हो रही हूँ, तो इन्होंने एक यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया है, इन पे आप लोग कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये UPSC के फैसिलिटेशन काउंटर मोबाइल नंबर्स हैं। ठीक है जी, टेलीफोन नंबर्स हैं। अब बात करते हैं आगे, मोबाइल फ़ोन बैंड है, एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं ले जा सकते हैं। अब मैंने आपको सेंटर बता दिए थे पहले ही, तो यही वो सारे सेंटर है जहाँ पर ये एग्ज़ाम होगा, जिसकी लिस्ट आपके सामने दोबारा से आ चुकी है। ठीक है भाई, तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो चला है आप लोगों का। मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली OMR शीट पर होगा, जैसा कि पता लग रहा है। एक बार मैं आप लोगों को एग्ज़ाम मोड क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कैसा रहेगा। देखो भाई, मेरे को जैसा कि पता लगा है, आपका जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम 2 स्टेज में होता है। रिटर्न एग्ज़ाम हो जाता है, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जैसा कि लिखा आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब आपको समझ आना चाहिए यहाँ पर, ये कह रहे हैं। देखिए भाई, यहाँ पर बताया जा रहा है कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, वहीं पर आप इधर देखोगे यहाँ पर इन्होंने पेन पेपर लिख दिया था ऊपर। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, देखो क्वालिफिकेशन और ये सब के बाद अगर हम देखें तो इन्होंने एक पॉइंट लिखा था यहाँ पर,
देखिए एग्ज़ाम स्कीम में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है कि एक पेन पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, मतलब कि पेन पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए इस रिक्रूटमेंट में नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए, जो कि हम लोग 7 जुलाई में कराएंगे। तो पेन पेपर मोड, अगर पेन और पेपर के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम तो भाई कंप्यूटर पे है ही नहीं ना। तो अब देखिए नोटिफिकेशन की बात हम मानेंगे, आर्टिकल्स को अभी हम छोड़ देते हैं। तो आप इतना समझिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो पेन पेपर मोड में होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम या तो OMR शीट पर होगा, है ना। अगर MCQ है तो ये लोग ऐसा तो है नहीं कि शीट में अलग से आपसे लिखवाएंगे ऑप्शंस, ये लोग OMR शीट में लेंगे, क्योंकि पेन पेपर में OMR शीट ही होता है MCQ के लिए। और या तो OMR पे होगा या कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर का तो यहाँ लिखा नहीं है। तो करीबन आप पेन पेपर मान रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम OMR शीट पर ही होगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। OMR शीट इन्होंने नहीं डाला है, हालांकि आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर पे तो नहीं है, पेन पेपर में है, यानी OMR शीट पर एग्ज़ाम है। ठीक है, 2 ही ऑप्शन है, या तो OMR शीट या फिर रिटर्न में आपसे हर क्वेश्चन के ऑप्शन लिखवा लेंगे कि भाई इसका ये ऑप्शन, इसका वो ऑप्शन, शीट में एक लिख दिया, या तो वो या फिर OMR शीट, इनमें से कोई एक ही मोड होगा। कंप्यूटर का मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा है। तो आप देख सकते हैं, अब एग्ज़ाम मोड जो भी हो आपके, तो भाई क्वेश्चन MCQ में ही आने हैं, 4 ऑप्शन मिलने हैं, एक ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत है। गलत आंसर की नेगेटिव मार्किंग 1/3 में है। ठीक है, मतलब अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हैं तो मार्किंग नेगेटिव में जाती है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे मैंने बता दिया। एग्जाम पैटर्न स्कीम हमने डिस्कस कर ली है कि भाई कौन कौन से टॉपिक आएंगे, आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक आपके आने वाले हैं इस एग्जाम में। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, ये सब चीज़ें आप लोगों को जल्दी ही पता लग जाएंगी। सिलेबस का अगर कोई अलग नोटिस आता है तो वैसे तो आपको मैंने बता ही दिया है कि भाई सिलेबस यही टॉपिक्स आएंगे। इनका डिटेल्ड सिलेबस भी आप लोग 2023 और 22 वालों का देख सकते हैं, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो सिलेबस का तो इस तरीके से हो जाएगा। एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया BSc नर्सिंग पास आउट वाले या डिप्लोमा नर्सिंग मिडवाइफ वाले फॉर्म भर सकते हैं, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ डिप्लोमा वाले, और डिग्री वाले बिना एक्सपीरियंस के भी फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल के अंदर। तो इतना ही चाहिए। अगर इतने में अगर आप एलिजिबल हो और इंडिया देश में सिटीजन हो या फिर दूसरे कंट्री के हो और इंडिया में आए हो, परमानेंट रह रहे हो, तब भी आप लोग इन सब के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो मैंने A to Z पूरा क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम मोड, सारी चीज़ें, मतलब फॉर्म भरने से लेकर वैकेंसी मिलने का सारा प्रोसेस इस नोटिस से डिस्कस कर दिया है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो ज़रूर कमेंट में बताना। आप देखोगे कि यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि आप यहाँ आओगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है वेबसाइट पर ही। ये लोग यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने OTR का एक ऑप्शन दिया होगा, देखिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ UPSC, इसको आपको क्लिक करना होगा क्योंकि यहीं से रजिस्ट्रेशन होता है। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ आओगे तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन पे आ जाओगे। फिर अपने 10th सर्टिफिकेट का नाम डालना, वेरीफाई करना। अभी काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न ये है कि हमारे 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम था हमारा आगे चेंज हो गया है मैरिड और रीमैरिज और डिवोर्स के कारण। तो उसमें मैं आपको बोलूँगा कि उसके लिए जो सर्टिफिकेट लग रहे हैं वो लिखा हुआ है, क्या क्या लगेंगे वो आप लगा देना, मतलब 10th वाला नाम यहाँ डाल देना। लेकिन अगर उसके बाद कोई चेंज हुआ है तो अगर लास्ट जो आपके पास लास्ट नया नाम जो है वही डालें। ठीक है, इतना याद रखें, जिस भी समय रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जो नाम अब है वही डालें। ठीक है, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लें। इसका प्रोसेस मैंने पहले ही प्रोवाइड कराया था एक वीडियो देके, तो उसको जाकर देख लें। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो नर्सिंग ऑफिसर पे। कोई रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए इस वाले नोटिफिकेशन से जुड़ा हो कोई भी पॉइंट आपको ना समझ आया हो, कमेंट में बताना और इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पहुँचा देना। मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।